अब हम देखते हैं पश्चिमी भारतीयों के दिमाग से कैसे खेलते हैं, विशेषकर अमेरिकी और ब्रिटिश। आजकल तो अमेरिकी इसमें बहुत आगे जा रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया को अपने व्यापारिक शिकंजे में कसने को आतुर हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और इन जैसे तमाम संगठनों के माध्यम से पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस रखा है। अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने पूरी दुनिया को, विशेषकर एशियाई और अफ्रीकी देशों को अपने कंपनियों के व्यापारिक हितों के लिए एक समझौते के नाम पर जंजीरों में बांध रखा है, जिसको WTA का समझौता कहते हैं। यह WTO द्वारा किया गया है। तो हम आज देखेंगे कि ये पश्चिमी हम भारतीयों के दिमाग से खिलवाड़ कैसे करते हैं और कैसे हमसे ये खेलते हैं। तो इसके लिए हम इनके द्वारा भूतकाल में की गई कुछ विदेशों में, कुछ ऐसे ही छोटे छोटे देशों में इनके द्वारा किए गए ऐसे ही खिलवाड़ और उनके परिणाम स्वरूप उन देशों के बीच उत्पन्न हुई आंतरिक कलह, आंतरिक अशांति और फिर पड़ोसी देशों से युद्ध को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसा कैसे करते हैं। चाहे वह इराक पर अमेरिका का हमला हो, चाहे ईरान इराक के बीच का युद्ध हो, चाहे वियतनाम या फिर कोरिया के बीच में, चाहे वियतनाम का युद्ध हो या फिर कोरिया का युद्ध हो, यह सब इन पश्चिमी देशों की कार्रवाइयों का नतीजा है, इनके षड्यंत्रों और कुचक्रों का नतीजा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज हम इराक और ईरान का उदाहरण समझेंगे। बहुत पहले इराक और ईरान आपस में मित्र हुआ करते थे। सन 1979 के करीब अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक लेख छापा जिसमें उसने किसी अमेरिकी सैटेलाइट या उपग्रह के हवाले से खबर दिया कि इन इराक और ईरान दोनों देशों के बीच में एक जगह है। यह जगह ऐसे ही पड़ी हुई थी और किसी भी तरह से महत्व की जगह नहीं थी, जिसके लिए ये दोनों देश उस जगह के प्रति बहुत उदासीन थे। उस जगह का नाम था सत अल अरब। यह ईरान इराक के बीच में कहीं पे थी और शायद नो मैंस लैंड की तरह ऐसे ही पड़ी हुई थी। दोनों देश इसकी कोई भी परवाह नहीं करते थे। उस लेख में कहा गया कि हमारे इस फला उपग्रह ने अपनी जानकारियों से और टेस्टिंग करके पता लगाया है कि इस सत अल अरब में तेल का अथाह भंडार है। इतना भंडार जितना अब तक धरती पर मौजूद समस्त तेल भंडार इसके आगे कम पड़ जाएंगे। अब इस खबर का छपना था कि ईरान और इराक दोनों उस जगह पर अपने अपने दावे करने लगे और यह दावा धीरे धीरे इतना अधिक होता गया कि दोनों के बीच में, दोनों मित्र देशों के बीच में लड़ने की नौबत आ गई और दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने तक को तैयार हो गए। फिर ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ में आए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ वैसे तो बना है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए, ताकि किसी भी दो देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति न बने। लेकिन अब इस घटना से हम समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का असली काम क्या है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस घटना की इन दोनों देशों ने अपील की तो उन लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया और लंबे समय तक इसको लटकाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता गया और इन दोनों के मध्य में युद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब जब दोनों देशों के बीच में युद्ध होने लगा तो फिर इन दोनों को हथियार चाहिए था। तो उस अमेरिकी कंपनियों ने इराक को और ईरान को दोनों को हथियार बेचने शुरू किए और भरपूर मुनाफा कमाना शुरू किया और उनके हथियारों की इन दोनों देशों के मध्य होने वाले युद्ध में बम्पर उपयोग होने लगा। खूब जमकर एक दूसरे के विरुद्ध इन दोनों देशों ने खुलकर इनसे खरीदे गए हथियारों का उपयोग किया और इनसे हथियार खरीदने पर खूब पैसा खर्चा किया। तो 1979 और उसके बाद के वर्षों में शुरू हुआ यह युद्ध लगभग 10 सालों तक चलता रहा और ये दोनों देश जो पहले मित्र हुआ करते थे एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। अब 10 सालों तक लड़ाई के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर ये दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ में गए। इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की एक कठपुतली ऑर्गेनाइजेशन है या कठपुतली संगठन है जो अमेरिका के प्रभाव में ज़्यादातर निर्णय लेता है। आजकल तो चीन भी उस पर अपना प्रभाव डाल रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ पे भारत भी कुछ हद तक अपना दबाव डाल रहा है। लेकिन पहले उन दशकों तक 1979, 80 और इन सब दशकों में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से अमेरिकी जेब में था। तो अमेरिका के इशारे पर अब चूँकि इन 10 सालों तक हुए, इन दोनों इराक और ईरान के बीच में इन 10 सालों तक हुए युद्ध में अमेरिकी कंपनियों के सारे हथियार लगभग बिक चुके थे जो ये कबाड़े में रखी हुई थी। ऐसा होता है कि हथियारों के विकास में पैसा खर्चा होता है और अमेरिकी कंपनियां फिर
लगातार हथियारों का विकास करती रहती हैं, और जो हथियार इनके आउटडेट हो जाते हैं या बहुत पुराने हो जाते हैं और कोई सामरिक उपयोग इनका नहीं रह जाता है इनके लिए, उनको ये ऐसे ही दो देशों के मध्य में युद्ध को भड़काकर या भड़के हुए युद्ध में आग लगाकर और इसमें घी डालकर उनको और भड़काकर ऐसे ही जगहों पर अपने हथियारों को बेच डालते हैं, और बेच करके अपना जो भी इनका खर्चा हुआ रहता है उसकी पूर्ति कर लेते हैं और फिर नए हथियारों के विकास में जुड़ जाते हैं। तो इन 10 सालों के युद्ध में अमेरिकी कंपनियों के सारे हथियार लगभग बिक गए थे। अब जब और इनके पास पर्याप्त पैसे आ गए थे, तब इन्होंने कहा कि अब आप दोनों इस एक क्षेत्र के लिए झगड़ा क्यों करते हैं, आप दोनों आपस में सुलह कर लीजिए और यहाँ से तेल खोजिए, जो तेल मिलता है उसको आपस में बराबर बराबर बांट लीजिए। अब इन दोनों देशों ने मन महसूस कर कहा ठीक है, जब इतना ही आसान इलाज था तो फिर पहले क्यों नहीं बताया, और 10 सालों तक इन्हें युद्ध की आग में झोंका क्यों गया। ये लोग ठगे से महसूस कर रहे थे, लेकिन अब क्या करें। तो फिलहाल ये दोनों इस पर राजी हुए, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था ताकि ये फिर तेल की खोज कर सकें। तो अमेरिका ने कहा कि हमारी कंपनियों को वहाँ पर तेल खोजने का अधिकार दे दो। अब अमेरिकी कंपनियों को वहाँ पर तेल खोजने का अधिकार दिया गया, और जब उन्होंने उसकी पर्याप्त खोज की तो वहाँ पे पता चला वहाँ पे कोई भी तेल नहीं है। अब इतने समय तक इन दोनों देशों ने जिस चीज़ के लिए अपनी मैत्री को भुलाकर युद्ध किया और एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए, वहाँ पर वह चीज़ है ही नहीं। अब ये दोनों ठगे से महसूस कर रहे थे, और इन दोनों को कुछ ख़ास तौर से सद्दाम हुसैन को अमेरिका की करतूतों का कुछ पता चलने लगा। इन दोनों ने वाशिंगटन पोस्ट के खिलाफ केस किया, तो फिर वाशिंगटन पोस्ट ने कहा वो तो मेरा लेख था और उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर अमेरिका ने कहा कि भाई हाँ, ये तो लेख है और अखबारों में ऐसी त्रुटियां संभव हैं, तो इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब फिर हुआ कि आपके उस सैटेलाइट या उपग्रह ने ऐसी खबर क्यों छापी थी, तो हुआ कि वो भी मशीनी भूल हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि इतनी चालाकी से अमेरिका ने दो मित्र देशों को एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी जगह पर बहुत बड़ा तेल भंडार होने का दावा करके इनको आपस में कट्टर शत्रु बना दिया, और अपना बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ जो कि वहाँ पर जंग खा रहा था या बेकार जा रहा था और आउटडेट हो चुका था, उन हथियारों को बेचकर अपार मुनाफा कमाया, और दो देश सदैव के लिए शत्रु हो गए जो आज भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो इस तरह से अमेरिकी और यूरोपीय देश, विशेष तौर से अमेरिका और ब्रिटेन, ये हम भारतीय और एशियाई अफ्रीकी देशों के दिमाग से खेलते हैं, और इस तरह से इन देशों के अंदर और इन देशों के बाहर समस्याएं पैदा करते हैं ताकि ये देश इन समस्याओं में ही उलझे रहें और कोई प्रगति ना कर सकें। ख़ास तौर से अमेरिका और ब्रिटेन का तो ये मानना है, खैर ये बात सच भी है कि भारत की समस्त आंतरिक और पड़ोसी समस्याएं सुलझ जाती हैं तो भारत इतना शक्तिशाली देश हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब आज इधर हम कुछ सालों से देख ही रहे हैं भारत का प्रभाव कैसे विश्व में बढ़ रहा है, और यह बात सच भी प्रतीत होती है। इसलिए भारत संबंधी सभी विरोधी एक हो गए हैं और पूरा जोर लगाकर भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को चला रहे हैं।